नमस्कार विद्यार्थियों, लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम पे सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। अबाउट मी, वाईटी की जो टाइमिंग रहती है आपकी वो रहती है अभी फ़िलहाल जो चेंज कर दिया है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। हमारा टाइमिंग है रात को 9:30 बजे, ठीक है। ऑलवेज 9:30 PM क्लास रहेगी हमारी वाईटी की, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अनअकैडमी को डाउनलोड कीजिए, आरपीएस सेलेक्ट कीजिए, मेरे कोड को अप्लाई कीजिए। कोड इज़ किंजल 10। जैसे ही आप किंजल 10 लगाएंगे तो अनअकैडमी के ऊपर जो फ्री क्लासें हैं मेरी, उसको आप देख सकते हो। डेली लाइव क्लास, लाइव टेस्ट क्विज, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस। 12 महीने में 3 महीने फ्री, 24 महीने में 4 महीने फ्री। ये आपका कॉम्बो ऑफर है। विजेता रैंक फर्स्ट जो लेकर आ रहा है 100% और रैंक 2 और 3 50%, रैंक 4 एंड 25% ठीक है। योद्धा और सफल की अगर हम बात करेंगे तो ये फ्री टेस्ट सीरीज़ है, 2020 की रहेगी, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम को लेकर के। टेस्टिमोनियल ये आप चेक कर ले सकते हैं। किरण बैरवा नहीं, अंजलि बैरवा ने दिया है, किरण ने नहीं। टेस्टिमोनियल एक्चुअली स्टूडेंट है किरण बैरवा, तो वो बैरवा नाम से याद आ गया। प्रणाम गुरुदेव दिव्या शर्मा एंड महेश मीणा ने यहाँ पे 2 दे रखे हैं। बजबंटी अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल लर्नर्स, ये आप देख ही सकते हैं। प्लस फीचर घर बैठे टॉप एजुकेटर के द्वारा पढ़िए, आपको कंप्लीट एग्जाम की प्रिपरेशन करवाई जाएगी, डाउट क्लियर सेशन लिया जाएगा, स्टडी मटेरियल, आंसर राइटिंग सेशन, गाइडेंस, ये सब अवेलेबल है, ठीक है। सफल पटवार सक्षम प्लस टेस्ट सीरीज, ग्राम सेवक प्लस टेस्ट सीरीज ये चल रही है आपकी। आरएसएसआई पटवार हेडमास्टर वनपाल, जेवीवीएनएल रीड लेवल 1 एंड 2 एस्पायर इंग्लिश मीडियम कॉलेज लेक्चर एग्जाम, सभी के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अनअकैडमी को। डिस्काउंट ऑन सब्सक्रिप्शन विल बी 10%, ठीक है। यहाँ पे 7,560 मात्र देने हैं 24 महीने के लिए, और 12 महीने के लिए मात्र 6,300 देने हैं। तो आपको यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलने वाली है। आप देखिए, आरपीएससी कैटेगरी में इतने एग्ज़ाम हैं, सबकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। ओके, सो अभी हम बात करने वाले हैं, जस्ट अ सेकेंड। ओके, एक मिनट ओके, अभी ठीक है। हाँ, तो हम जो बात कर रहे थे, अब बात कर रहे हैं कुछ क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट। अब हाँ, आपके जल्द ही सेकेंड ग्रेड आने वाली है, फर्स्ट ग्रेड आने वाली है, सो उनके लिए हम क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे। तो देखिए, अभी आज तो नेट की बड़ी समस्या चल रही है। पहला क्वेश्चन, बालकों में सामाजिक भावना का विकास करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार सर्वोत्तम होगा? विभिन्न त्योहारों का आयोजन, अभिभावक बैठक का आयोजन, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करवाना, बाल मेला आयोजित करना। तो बताइए कौन सा ठीक लग रहा है आपको, इसमें से कौन सा आप सही उचित लग रहा है आपको उत्तर? सामाजिक भावनाएं विकसित करनी है, तो आप क्या करोगे? तो कहीं ना कहीं आपको डी लग रहा होगा, कहीं ना कहीं आपको ए लग रहा होगा। सो आंसर जो है हमारा वो है, देखिए, ए। कौन सा है? ए। वेट मिनट, ए उत्तर है हमारा, विभिन्न त्योहारों का आयोजन। देखिए, जब हम त्योहार या पर्व का कोई आयोजन करते हैं और जब हम उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, बच्चे उसमें घुलते मिलते हैं, तो ये त्योहार, ये पर्व, ये सब हमारी जो परंपराएं हैं उनके घोतक होते हैं, ठीक है। यानी हमारी जो परंपराएं हैं, जो हमारे
वैल्यूज़ है, जो मूल्य हैं हमारे समाज के, इन सबको आप इनके द्वारा अच्छे से समझ पाओगे। ये सब बच्चे के अंदर इनकी भावना विकसित होगी, ठीक है ना। तो मुख्य रूप से क्या होता है सामाजिक भावना कि समाज के जो नियम है, जो आदर्श है, जो मूल्य हैं, उन्हें हम समझें और उसके अकॉर्डिंग हम व्यवहार करें। तो ये सबसे बढ़िया होता है। ये हमारी संस्कृति समाज को बेहतरीन तरीके से बताता है। हम सब घुल मिल करके एक दूसरे के साथ त्योहार बनाते हैं। होता है ना कि हम एक दूसरे के संग त्योहारों में एक दूसरे के घर जाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होती है, सामाजिक भावनाएं बढ़ती है। अब बाल मेला क्या है, वो सिर्फ बच्चों के लिए है, तो ये आंसर ठीक नहीं रहेगा। आंसर ए हमारा सही है, ठीक। नेक्स्ट, बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के रूप में मुख्य क्या है? सामाजिक चेतना का यथेष्ट विकास, ठीक है। बालक व बालिकाओं में एक साथ मिलकर रहने की प्रवृत्ति, अपनी अवस्था के गिरोह से अलग रखना, और माता पिता से स्वस्थ सामंजस्य। सो बताइए, क्या लग रहा है आपको उत्तर इसका? क्या लग रहा है आपको? ध्यान से उत्तर दीजिए, सब मिले जुले लग रहे हैं। लग रहे हैं ना सारे? देखिए, हम जानते हैं कि सामाजिक विकास सर्वाधिक बाल्यावस्था में ही होता है, ठीक है। लेकिन अभी हम बात करेंगे सामाजिक विकास के बारे में, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो मुख्य रूप से सही है। तो सामाजिक चेतना का यथेष्ट विकास, ये यथेष्ट मतलब जितना हो सके उतना विकास। तो ये तो बाल्यावस्था में नहीं होगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आपके कोई भी पक्ष हो, सामाजिक विकास हो, मानसिक हो, शारीरिक हो, संवेगात्मक हो, कोई भी विकास का यथेष्ट विकास किशोर अवस्था में होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। बालक बालिकाओं में एक साथ मिलकर रहने की प्रवृत्ति एकदम सही जवाब है। दोनों में एक साथ मिलकर रहने की प्रवृत्ति होती है। इसमें समवय जो होते हैं ना, समान आयु के जो बच्चे होते हैं, वो आपस में मिलकर के एक साथ रह कर के एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं, एक दूसरे को सिखाते हैं। तो इस समय जो सामाजिक गुण डेवलप ज़्यादा होता है बच्चे का, वो इसी वजह से होता है। ये गैंग एज होती है, बच्चे गैंग में रहते हैं, तो ये बहुत सारे एक दूसरे के संग व्यवहार करना सीखते हैं, समाज को समझते हैं, क्योंकि इससे पहले तो परिवार में ही रहते हैं, ठीक है। सो हमारा आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला देखो, अपने गिरोह के से अलग रहते हैं। अरे ये तो गिरोह की आयु है, टोली की आयु कहते हैं हम इसे, तो अलग तो रहने का सवाल ही नहीं है। माता पिता से स्वस्थ सामंजस्य, ये ठीक है, लेकिन इसे सामाजिक विकास में मुख्य रूप से रोल हम नहीं दे सकते हैं, ठीक है। सो आंसर इज बी। नेक्स्ट, अगला प्रश्न पढ़िए। निम्न में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं व व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है? बताइए। अध्यापक व साथी, साथी व माता पिता, माता पिता व भाई बहन, और भाई बहन व अध्यापक। सो बताइए, क्या लग रहा है आपको फटाफट से? कौन सा सही लग रहा है? प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं व्यवहार के बारे में जानकारी प्रदान करना जो एक समूह में स्वीकार्य है। हम बात किए जा रहे हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था। इट मीन्स पूर्व बाल्यावस्था, यानी 2 से 6 वर्ष कह लो या 3 से 6 वर्ष कह लो, एक ही बात है। तो इस समय व्यवहार के बारे में अगर हम कौन से समूह है को स्वीकार करेंगे, समझ रहे हो किसकी भूमिका ज़्यादा रोल करती है? अध्यापक साथी की, साथी और माता पिता की, माता पिता भाई बहन की, भाई बहन अध्यापक की। तो देखो बच्चा ये पूर्व प्राथमिक है, आई मीन पूर्व प्रारंभिक अवस्था कहते हैं इसे, बाल्यावस्था की। तो इस समय किसका रोल होगा? परिवार का होगा। तो परिवार का सबसे बेहतरीन ऑप्शन कौन सा है? माता पिता व भाई बहन। अगर यही बात केवल बाल्यावस्था के लिए हम लिखते हैं ना, तब हमारा उत्तर क्या होता? अध्यापक व साथी।
ठीक है, क्योंकि प्रारंभिक लिखा है तो बच्चा यहाँ अभी भी परिवार से ज़्यादा अटैच होता है। ठीक है, तो उस अवधि की उन भूमिकाओं व्यवहार के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं, तो वो माता पिता और भाई बहन का समूह में स्वीकार्य है। ठीक है, अगला, बालकों की त्रुटियों के संबंध में सर्व उपयुक्त कथन है। बालकों की गलतियां उनकी वैचारिक क्षमता को बताती है। बालकों की गलतियां उनकी वैचारिक प्रक्रिया को बताती है। गलतियों से बचने के लिए शिक्षा अनुकरण करना चाहिए। गलती होने पे कठोर दंड दिया जाना चाहिए। क्या करना चाहिए? क्या लग रहा है आपको? फटाफट से आंसर कीजिए आप लोग। से क्या होगा? समझ आ गया होगा क्वेश्चन तो आपको, कि भी त्रुटियों के संबंध में हम बेस्ट लाइन क्या कह सकते हैं, ये बताओ आप। यस, तो देखो, त्रुटियों का मतलब क्या है? ठीक है, इसका मतलब आप, अगर आप त्रुटियां कर रहे हैं, गलतियां कर रहे हैं, इसका मतलब आप विचार कर रहे हो। ठीक है, विचारों का विश्लेषण कर रहे हो। ठीक है ना, तभी तो आपसे गलतियां हो रही है, नहीं तो आपसे गलतियां नहीं हो रही है। तो सबसे सही उत्तर यहाँ पे क्या है कि बालक की गलतियां उसकी वैचारिक क्रिया को बताती है। अगर आप गलतियां ही नहीं कर रहे, इसका मतलब आप सोच नहीं रहे हो, तभी आप कुछ नहीं कर रहे हो। हम कोई चीज के बारे में सोचते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, क्रिया करते हैं, सही गलत दोनों हो सकती है। तो गलतियां त्रुटियां अगर हो रही है, इट मीन्स हम प्रयास कर रहे हैं, हम वैचारिक क्रिया कर रहे हैं, तो गलतियां उसका एक भाग होता है। तो सबसे बेस्ट कथन ये है कि अगर गलतियां हो रही है तो समझ जाइए ये आपकी वैचारिक क्रिया को प्रदर्शित करता है कि आप विचार कर रहे हैं, आप उस विचार के ऊपर कुछ कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट, प्याजे का सिद्धांत किसके अवलोकन पे आधारित है? कुत्ता, बिल्ली, अपने बालक, चिंपांजी, किसके ऊपर? ये तो बहुत सरल सा क्वेश्चन है, तो पढ़ते ही समझ आ गया होगा आप लोगों को, है ना? टाइम ही नहीं लगा होगा। जी बताइए। अभी तक तो आप सभी ने सी उत्तर दे ही दिया होगा, राइट? देखिए, कुत्ते पर प्रयोग किया था पावलोव ने। किसने? पावलोव ने। देन बिल्ली की बात करोगे तो बिल्ली कौन लाया था? सभी को पता है, ये काम थॉर्नडाइक ने किया था। किसने किया था? थॉर्नडाइक ने किया था आपके बिल्ली का काम। और चिंपांजी पे, चिंपांजी कौन? सुल्तान। तो सुल्तान को लेकर कौन आया था? कोहलर लाया था, या गेस्टाल्टवादी भी कह सकते हो, सूझ का सिद्धांत। ठीक है, तो बच्चे कौन? अपने बच्चे, अपने बच्चों के ऊपर अवलोकन किया था, 3 बच्चों के ऊपर किया था। और कौन कौन से थे, आइए देखते हैं, उन्हें, उनके नाम जानते हैं। कौन थे वो 3 बच्चे? ठीक है, तो सी, एक थी लॉरेंट, ठीक है, ल्यूसिन, लॉरेंट, ल्यूसिन और जैकलीन। क्या नाम है? जैकलीन। अब आप लोग कहोगे जैकलीन फर्नांडिस, नहीं, ये वो जैकलीन नहीं है। ठीक है, लॉरेंट, ल्यूशन और जैकलीन, ये 3 बच्चे प्याजे के थे। इनका अवलोकन करने के पश्चात उन्होंने ये जो सिद्धांत है ना, संज्ञानवादी विकास सिद्धांत, ये आप लोग पढ़ते हो। ये 4 अवस्थाएं अपने ही बच्चों का अवलोकन करके उन्होंने बताई है कि किस प्रकार से बच्चे में स्कीमा बनती है और अवस्थाओं में कैसे मानसिक क्रियाओं का विकास होता है, इसका वर्णन किया है। तो नाम क्या याद रहेगा आप सभी को? लॉरेंट, ल्यूसेन एंड जैकलीन। ठीक है, कलर कौन सा ले इसमें? अच्छा, इससे ब्लैक हो रहा है। ब्लैक तो खैर कॉमन हो जाएगा। ग्रीन अगर लेते हैं तो ग्रीन ही आ रहा है, येलो से भी ग्रीन ही है, ऑरेंज से ब्लैक है, पर्पल वाला कलर थोड़ा लाइट, ये ठीक लग रहा है ना, इसी को ले लेते हैं। नेक्स्ट,
जीन पियाजे, लेव वाइगोस्की जैसे लोग अधिगम को किस रूप में देखते हैं? सक्रिय नियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया, कौशलों का अर्जन, प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन और निष्क्रिय आवर्ती प्रक्रिया। कौन सा ठीक लग रहा है बताइए? जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, आप लोगों को पता होगा ये दोनों नाम किससे संबंधित है? अभी तक तो दिमाग में आ गया होगा। मुझे लग रहा है आप लोगों ने सबने सही जवाब दिया है ना? दे दिया उत्तर? ए बी सी डी में चूज कर लिया आपने? ठीक है। देखिए, जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की संबंधित है निर्मितवाद से। किससे संबंधित है? निर्मितवाद से संबंधित है। लेव वाइगोत्स्की और जीन पियाजे दोनों ही। निर्मितवाद या संरचनावाद किसे कहते हैं आप? ये एक ऐसा उपागम है जो किसको केंद्र मानता है? बालक को। बाल केंद्रित शिक्षा को ये महत्व देता है कि बच्चे जो होते हैं वो खुद ज्ञान के निर्माता है, खुद करके सीखते हैं, शिक्षक सहायक का कार्य करता है, ठीक है। और बच्चों को खुद अपने पूर्व ज्ञान की सहायता से नए ज्ञान के साथ अंतःक्रिया करते हुए ज्ञान निर्माण करना चाहिए, क्योंकि ऐसा अधिगम कैसा होगा? सार्थक होगा, या फिर आप कह सकते हो कि अर्थपूर्ण अधिगम होगा। तो ये निर्मितवादी है। निर्मितवादी दो भागों में बांटा गया है। एक होता है संरचनावादी। कौन सा संरचनावादी? संज्ञानात्मक। एक होते हैं सामाजिक। तो जो सामाजिक है वो है वाइगोत्स्की, ये तो आप सभी जानते हो। और जो अगर संज्ञानवाद की बात करेंगे, संज्ञानात्मक निर्मितवाद की, तो उसके जो प्रतिपादक है वो जीन पियाजे और जेरोम ब्रूनर है। तो मैंने अभी क्या कहा? मुख्य रूप से केंद्र बालक को मानते हैं। तो फिर उत्तर क्या माना जाएगा? ए, सक्रिय नियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। आई बात समझ में? बढ़े आगे। एक किशोर यह महसूस करता है कि जब तक उसके जैसा गहरा प्यार किसी को नहीं किया है, नहीं नहीं, जब तक नहीं, अब तक उसके जैसा गहरा प्यार किसी ने नहीं किया है। ये उद्योतक है किसका? काल्पनिक दर्शन, व्यक्तिगत मिथक, आत्म पहचान और पहचान व संकट। बताओ। कौन सा सही लग रहा है आपको? क्वेश्चन कितना खतरनाक है बताओ। हैं? अगर किसी को ये लगता है बस मैंने ही प्यार किया है, मैं ही रांझा हूँ, मैं ही मजनू हूँ, जो हूँ बस मैं ही हूँ, इसके अलावा किसी ने प्यार नहीं किया है, तो ये क्या है? ये यूनिकनेस वाली बात क्या है? ये एक सिर्फ मिथक है, व्यक्तिगत मिथक है। ये किशोरावस्था के अंदर व्यक्ति को यही लगता है कि बस मैं ही हूँ जो हूँ, मैं यूनिक हूँ, बाकी को मैं उसमें कोई दम नहीं है, बस मैंने जैसा प्यार कर लिया ना वैसा किसी ने नहीं किया, है कि नहीं? पर ऐसे हजारों उदाहरण हैं प्रेम के, ठीक है। तो उसके लिए कुछ बताने की तो आवश्यकता ही नहीं है। अगला, बालक में नैतिक मूल्यों के विकास में सहायक घटक है प्रार्थना सभा, सामाजिकरण, बुद्धि, उपयुक्त सभी। क्या हम प्रार्थना सभा में रहेंगे तो नैतिक मूल्य सीखेंगे? बिल्कुल सीखेंगे। सामाजिकरण का विकास होगा? बिल्कुल। सामाजिक आयाम या विकास का ही भाग होता है ये नैतिक विकास। तो नैतिकता सीखोगे, इसका मतलब सामाजिकरण हो रहा है। दूसरों का सहयोग करना नैतिक भावना ही है एक प्रकार से। अच्छा बुरा समझना, अच्छा करना, गलत नहीं करना, ये हमारे सामाजिकरण से जुड़ता है। बुद्धि, जैसे जैसे बढ़ोगे आप, वैसे वैसे आप में नैतिकता समझ में आएगी, क्योंकि सही गलत का निर्णय करने के लिए दिमाग तो चाहिए। तो ये कब होगा? जब हमारी बुद्धि विकसित होगी।
तो ये सारे के सारे घटक मुझे तो ठीक ही लग रहे हैं, आप लोग को भी ठीक ही लग रहे होंगे। लॉक कर देती हूँ डी को। नेक्स्ट, अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन का उदाहरण है, कुत्ता विद्युत शोक की मजबूरी को सीख लेते हैं। चूहा भोजन प्राप्ति हेतु लीवर दबाना सीख लेता है। कुत्ता घंटी बजने पर लाल टपकाना सीख जाता है। उपयुक्त सभी। शास्त्रीय अनुबंधन क्या हुआ था पावलोव वाले में, याद आ रहा है क्या आप लोगों को? याद आ रहा है पावलोव वाले में क्या हुआ था? बिल्कुल सही। कुत्ता घंटी बजने पर लार टपकाना सीख लेता है। शास्त्रीय अनुबंधन में अनुबंधन यही तो होता है, दो उद्दीपकों के मध्य सहचार्य स्थापित किया जाता है। और दो उद्दीपक कौन से? एक हमारा भोजन जिसमें खाना था, और एक हमारी घंटी। ये दोनों उद्दीपक है, ये स्वाभाविक है, ये अस्वाभाविक है। इनके मध्य में सहचार्य स्थापित करते हैं। जैसे ये सहचार्य स्थापित होता है, कुत्ते का अनुबंधन हो जाता है घंटी के साथ में। तो जो लार भोजन को देखकर आ रही थी, अब कुत्ते के मुंह में वही लार किसको देखकर आएगी? घंटी को देखकर आएगी। ये था आपका शास्त्रीय अनुबंधन का उदाहरण। अगला, किसने व्यवहार परिमार्जन में पुनर्बलन का प्रयोग किया है? स्किनर, कॉफका, वर्दीमर, गैने। बहुत सरल। ABCD लॉक करो फटाफट, फटाफट से लॉक करो। किसने व्यवहार परिमार्जन में पुनर्बलन का प्रयोग किया है? आप सभी को पता है कोफका, वर्दीमर दोनों गेस्टाल्टवादी है। कौन है? गेस्टाल्ट वादी, जिन्होंने सूझ का सिद्धांत दिया था। ठीक है। गेनी ने अधिगम की शर्तें किताब में अधिगम के सोपान दिए थे। क्या दिए थे? अधिगम के सोपान। कितने सोपान बताए थे? 8। बचा कौन? स्किनर ने। स्किनर ने क्रिया प्रसूत सिद्धांत दिया था। कौन सा? क्रिया प्रसूत सिद्धांत। इसी के अंदर उन्होंने व्यवहार परिमार्जन में पुनर्बलन का प्रयोग किया था कि पहले आपके यहाँ पे स्वेच्छा से कोई अनुक्रिया होगी, अगर परिणाम में आप पुनर्बलन देंगे तो वो व्यक्ति व्यवहार करना सीख जाएगा, यानी उसके व्यवहार में परिमार्जन आएगा। ठीक है। तो पुनर्बलन का सबसे ज्यादा उपयोग या पुनर्बलन पर सबसे ज्यादा बल देने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है? स्किनर महोदय है। ठीक है। नेक्स्ट, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में किस घटक की उपेक्षा की गई है? भाषाई, सामाजिक, सांस्कृतिक और जैविक। अभी तक तो आप लोगों ने मैसेज करना शुरू कर दिया होगा कि उत्तर मैडम कौन सा होगा, फटाफट से बताओ कौन सा होगा। अभी लॉक कर देंगे हम आपके उत्तर को। यस, देखो यहाँ पे डी ऑप्शन, जैविक। जैविक घटक नहीं बताया था। ठीक है। वाइगोत्स्की, वाइगोत्स्की किससे संबंधित है? निर्मितवाद। कौन सा निर्मितवाद? सामाजिक निर्मितवाद से संबंधित है आपकी कौन? वाइगोत्स्की। ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि अधिगम के लिए तीन चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तीन में से भी दो ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं बालक जो सीखते हैं ना, उसमें सबसे ज्यादा योगदान उसके समाज और संस्कृति का होता है। तो आप याद कर लीजिए, S, C और L, इन तीन फैक्टर को दिया था, इन तीन घटकों को महत्व दिया था। इन्हीं की वजह से वह बच्चा अधिगम करता है। S फॉर सोशल, C फॉर कल्चर और L फॉर लैंग्वेज। तो जैविक की उपेक्षा की। ठीक है। नेक्स्ट, बालक जिज्ञासु प्राणी होते हैं।
जो अपने ही क्षमताओं से सीखते हैं, वयस्कों के समकक्ष चिंतन में सक्षम होते हैं, रीते बर्तन सम होते हैं जिसमें बड़ों के द्वारा ज्ञान भरा जाता है, और उपयुक्त सभी। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से सोच समझ के जवाब दीजिए। सरकारी उत्तर मत कर देना, हर में सरकारी उत्तर नहीं होता है। देखो आंसर इज, बालक जिज्ञासु प्राणी होते हैं। कैसे प्राणी होते हैं? जिज्ञासु। क्योंकि देखो, जब हम दुनिया के अंदर आते हैं तो दुनिया बड़ी नई सी लगती है, इतनी सारी चीजें, हर एक चीज नई होती है बच्चे के लिए, तो वो हर एक चीज को जानना चाहता है, क्योंकि उसके लिए सब चीज आश्चर्य पैदा करती है। ये क्या है, ये चांद ऊपर क्यों है, ये सूरज क्यों निकलता है, रात कैसे होती है, दिन कैसे होती है, बरसात कैसे आती है, सब कुछ सरप्राइज है बच्चे के लिए। तो जिज्ञासु प्राणी तो बचपन से ही है ये। ठीक है। तो जो अपने क्षमताओं से सीखता है, बिल्कुल ठीक बात है, जैसी उसकी क्षमता होगी वैसे धीरे धीरे सीखता जाएगा। समकक्ष चिंतन में सक्षम होते हैं, वयस्कों के समकक्ष मतलब जैसे बड़े सोचते हैं वैसे ये सोच लेते हैं। दिस इज पॉसिबल? नो। रीते बर्तन के समान है। हालांकि बालक को तुबला राशा कहा है मस्तिष्क को, उसकी स्लेट, उसे खाली स्लेट कहा गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खाली बर्तन में है जिसमें बड़ों द्वारा ज्ञान भरा जाता है, भरा नहीं जाता है। अनुभव, अभ्यास, प्रशिक्षण के माध्यम से अपनी क्षमताओं के अकॉर्डिंग बालक सीखता है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, ये हुआ तो ये भी गलत है। आगे बढ़ो। सामाजिक अधिगम प्रारंभ होता है अलगाव से, भीड़ से, संपर्क से, उपयुक्त सभी से। यस। क्या होगा उत्तर बताइए, फटाफट से आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, सामाजिक अधिगम। समाज बनता कैसे है? ठीक है। हम अकेले खड़े हैं, क्या हम समाज है? नहीं। अब हमारे साथ में और लोगों को जोड़ दो, हम में से खड़े हो जाते हैं सारे, टीम बना लो यहाँ पे सबकी। ठीक है। अब हम यहाँ पर इकट्ठे हो गए, तो क्या इसे हम समाज कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। तो सामाजिक अधिगम आरंभ कहाँ से होगा? अलगाव से? नहीं। भीड़ से? नहीं। खाली भीड़ से भी नहीं होता है, हम आपस में बातें करेंगे ना ऐसे, ऐसे, तब इसे कहते हैं संपर्क। क्या कहते हैं? संपर्क। तो सामाजिक अधिगम संपर्क से आरंभ होता है, ना कि भीड़ से, ना ही अलगाव से। ठीक है। देखो, कैसे बढ़ेगा सामाजिक अधिगम, मतलब कैसे सीखोगे समाज में? जब लोगों से बातचीत करोगे। होता है ना, हम एक दूसरे से बात करते हैं तो बहुत कुछ सीखते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने आप में भिन्न है, किसी ने कुछ सीखा, किसी ने कुछ सीखा है। तो वो जब सीखते हैं तो उनके द्वारा हम भी बहुत कुछ सीखते हैं। तो समाज की अधिगम आरंभ होता है संपर्क में आने से। निरीक्षणात्मक अधिगम के घटकों का सही क्रम बताइए। एग्जाम में आया था अभी, रीट में, मैंने पहले ही करवाया था आप लोगों को। ध्यान, धारणा, प्रेरणा, पुनरुत्पादन। ध्यान, धारणा, पुनरुत्पादन, प्रेरणा। ध्यान, पुनरुत्पादन, धारणा, प्रेरणा, और ध्यान, प्रेरणा, धारणा, पुनरुत्पादन। क्रम बताइए। निरीक्षणात्मक अधिगम किसके बारे में बात हो रही है? जी। सही क्रम क्या है? तो सही क्रम है, सबसे पहले निरीक्षणात्मक मतलब सबसे पहले आप किसी चीज पर ध्यान दोगे। ठीक है। जैसे एक बच्चे ने मूवी देखी तो पहले ध्यान देगा, फिर वो उस चीज को दोहराने की कोशिश करेगा, जो डायलॉग हीरो मान रहा है, फिर वो धारण कर रहा है। पुनरुत्पादन मतलब पुनर्प्रस्तुतिकरण, अब वो उसको रिपीट कर रहा है घर वालों के सामने। ठीक है। ठीक है। एक बार मैंने कमिटमेंट कर दिया तो फिर अपने आप की भी नहीं सुनता, ये सलमान खान का डायलॉग, पहले उसने ध्यान से सुना, फिर उसने धारण किया, रिपीट किया, फिर वो घर में बोला। और प्रेरणा, जैसे मम्मी या पापा हंस देंगे, परिवार वाले खुश हो जाएंगे, अब यहाँ पे उसको मोटिवेशन मिल गया, ये प्रेरणा मिलते ही बच्चा सीख गया। अब ये डायलॉग आप बच्चे से हमेशा सुनोगे। इसीलिए कभी भी आपको बच्चे को इस प्रकार का पुनर्बलन नहीं देना चाहिए। ठीक है। आगे बढ़े।
गेस्टाल्ट के अनुसार सूझ को प्रभावित करने वाला सबसे प्रमुख घटक है बुद्धि, प्रत्यक्षीकरण, अनुभव, चेतना। गेस्टाल्ट के अनुसार सूझ को प्रभावित करने वाला सबसे प्रमुख घटक है बुद्धि, प्रत्यक्षीकरण, अनुभव, चेतना। सबसे ज्यादा पूछा है, ऐसा नहीं कि बुद्धि नहीं करती, अनुभव नहीं करता, चेतना नहीं करता, सारे घटक प्रभावित करते हैं। लेकिन प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला घटक कौन सा है? सो राइट आंसर इज प्रत्यक्षीकरण। कैसे? देखिए, किसी भी समस्या का अचानक समाधान करते हैं हम किसके द्वारा? सूझ के द्वारा। ये आकस्मिक होती है, अचानक आती है सूझ, लेकिन आएगी कैसे? पहले आप उस समस्या का प्रत्यक्षीकरण तो करोगे, उसे देखोगे तो सही पूर्ण रूप से, ठीक है? तो जिस प्रकार से आप प्रत्यक्षीकरण करेंगे सूझ भी तो उसके अकॉर्डिंग आएगी। तो यहाँ पे प्रत्यक्षीकरण सबसे ज्यादा उसको प्रभावित करता है, क्योंकि इसी के द्वारा आप उस समस्या का हल कर सकते हैं। नेक्स्ट, आंतरिक प्रेरणा का स्रोत है मनो इच्छा, आवश्यकता, सामाजिकता, संस्कृति। इसमें आपको दो में कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो उसको क्लियर कर लेंगे। पहले आप उत्तर तो दो, क्या लग रहा है? पहले थोड़ा सा, ये क्वेश्चन है जिसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है? बिना सोचे समझे आप तो उत्तर नहीं दे सकते। सोचो क्या होगा। देखो, संस्कृति नहीं होगा आप जानते हो, सामाजिकता नहीं होगा आप जानते हो। अब मनो इच्छा आवश्यकता में टेंशन आ रही है, क्योंकि दोनों ही आंतरिक प्रेरणा से संबंधित है। जैविक प्रेरणा तो आ रही है ना आंतरिक वाली में, लेकिन याद रखिए, आवश्यकता दो प्रकार की होती है, एक होती है अनिवार्य, दूसरी होती है गैर अनिवार्य। ठीक है, अनिवार्य और गैर अनिवार्य आवश्यकता। क्लियर? तो फिर इसमें तो वो भी शामिल हो रही है ना। तो मुख्यतः अगर बात की जाए तो आंतरिक प्रेरणा कौन सा होगा? मन इच्छा। ठीक है, मन की इच्छा से जब आप कोई कार्य करते हैं और कार्य करके आपको क्या मिलता है? संतुष्टि मिलती है। तो ये कौन सी प्रेरणा का स्रोत है? आंतरिक प्रेरणा का। नेक्स्ट, मूल प्रवृत्ति सिद्धांत में भिन्न घटक है भय, पलायन, प्रेम, लगाव, घृणा, अलगाव, और भूख और भोजन खोज। देखिए, इसके अंदर डी ऑप्शन होगा, क्योंकि भूख, भोजन, ये जो आप देख रहे हो ना, ये एक प्रकार से आपकी किसी आवश्यकता, यानी आपके अंदर भोजन की कमी के कारण उत्पन्न होने वाला चालक है यहाँ पे भूख। तो ये बाकी उससे नहीं संबंधित है, ये थोड़ा उससे अलग है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही होगा। अगला, अर्जित प्रेरक नहीं है कौशल, आदत, भूख, अभिवृत्ति। अभिवृत्ति, ये सही नहीं लिखा हुआ, अभिवृत्ति ऐसे होगा। ठीक है, अर्जित मीन्स जो आप वातावरणीय कारकों से अर्जित करते हो, जो आप जन्मजात लेकर नहीं आते हो, ठीक है, वो है अर्जित। सबके अलग अलग। तो कौशल ये वातावरण में अर्जित किया जाएगा। आप किसी भी चीज में बार बार अभ्यास करके, ठीक है, उस पर्टिकुलर क्षेत्र में कौशल अर्जित कर सकते हो। ठीक है, तो कौशल होता है ना, किसी में क्रिकेट का कौशल है, किसी में आर्ट है, ठीक है, कोई पेंटिंग बनाता है, कौशल अर्जित कर सकते हो। आदत, आदतें कहाँ पड़ेगी? जन्मजात थोड़ी ले आते हो, वातावरण के अंदर आती है आपके अंदर। ठीक है, तो वो आदत हो जाती है आपको, और हम सबके अंदर कोई ना कोई आदत जरूर है। भूख, अरे भूख तो क्या है? जैविक है, ये थोड़ी ना अर्जित होती है, ये तो जन्मजात है, सभी को लगेगी, सामान्य सी बात है।
एक छोटा सा बच्चे को भी भूख लगती है, चाहे उसे बोलना भी नहीं आता हो उस वक्त, खड़े होना भी नहीं आता हो, बैठना भी नहीं आता, अगर भूख तो लगती है तब बच्चा रोता भी है। तो ये क्या है, ये जन्मजात प्रेरक है, अर्जित नहीं है। तो यही पूछा था हमें, अर्जित कौन सा नहीं है, तो हमारा उत्तर सी मिल गया। अभिवृत्ति यानी मनोवृत्ति कह लो, नजरिया कह लो, तो ये दृष्टिकोण कह लो, ये वातावरण में किसी भी चीज के प्रति आपका नजरिया बताता है। कोई चीज आपको पसंद है और कोई चीज आपको नापसंद है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्लियर। नेक्स्ट, बुद्धि के संबंध में सही कथन है, यह अच्छा निष्पादन करने की योग्यता है, बहुआयामी है, इसमें कई पहलू है, बुद्धि का यथार्थ मापन किया जा सकता है, बुद्धि स्नायविक प्रक्रिया है। बताओ क्या होगा उत्तर। जल्दी से बताओ। हम्म, ए बी सी डी कौन सा लग रहा है। ओके, बहुआयामी है, इसमें कई पहलू है, क्या होना चाहिए। देखिए, यह बहुआयामी है, इसमें कई पहलू है। सबसे जो सही कथन है वो ये है कि बुद्धि के बहुत सारे आयाम हैं, भाषाई बुद्धि, संगीतात्मक बुद्धि, अलग अलग बहुत सारी बुद्धियां हैं, ठीक है ना। तो इसके बहुत आयाम हैं और इसके कई पहलू होते हैं। चलिए, समायोजन में सहायक है बुद्धि लब्धि, शैक्षिक लब्धि, संवेगात्मक लब्धि, आध्यात्मिक लब्धि। कौन सा ठीक लग रहा है, बताइए। बुद्धि लब्धि, शैक्षिक लब्धि, ठीक है, संवेगात्मक लब्धि, आध्यात्मिक का कोई लेना देना नहीं है, आप भी समझते हैं। तो बुद्धि लब्धि का है क्या, समायोजन में है, लेकिन सिर्फ इंटेलिजेंस से थोड़ी होता है। बुद्धि तो एक आपकी मानसिक प्रतिभा ज्यादा है, ठीक है। समायोजन करने में कैसे सहायक है इसमें, तो यहाँ पे बुद्धि लब्धि भी नहीं होगा, शैक्षिक लब्धि तो बिल्कुल नहीं होगा, संवेगात्मक, ईक्यू, ईक्यू आपका इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जिसके अंदर ईक्यू है वो समायोजन कर सकता है। क्यों, क्योंकि ईक्यू का मीन्स ही है वह व्यक्ति अपने और दूसरों के बारे में सही प्रकार से समझ सकता है, ठीक है, उनके साथ व्यवहार कर सकता है, अपने आप को अभिप्रेरित कर सकता है, ठीक है, इनके अंदर सोशल स्किल होता है, ठीक है, परानुभूति भी होती है इनके अंदर में, आत्मनियंत्रण में है, आत्म अभिप्रेरण भी है। तो ये दूसरे और खुद के दोनों के संवेगों को बहुत अच्छी प्रकार से समझते हैं, और ये 5 जो गुण हैं इसके कारण ये समायोजन बहुत सही प्रकार से कर पाते हैं, ठीक है। ईक्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेनियल गोलमैन, इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से महत्वपूर्ण क्यों। उस किताब के अंदर इन्होंने क्या कहा है बताइए, सैद्धांतिक व्याख्या उसकी उसी में ही हुई थी, 1995 के अंदर में गोलमैन ने की थी। उन्होंने कहा 80% जीवन की सफलता निर्भर करती है ईक्यू के ऊपर, और 20% योगदान रहता है आपके आईक्यू का। किसका, आईक्यू। नेक्स्ट, बुद्धिमत्ता का संबंध किससे है, केंद्रीय चिंतन से, बहुआयामी चिंतन से, सृजनात्मकता से, और उपयुक्त सभी से। बताइए क्या मतलब होगा इसका।
देखो, बुद्धि और बुद्धिमत्ता अलग होती है, ठीक है। बुद्धिमत्ता मीन्स क्या होता है? बुद्धिमत्ता का मतलब होता है समझदारी, अक्लमंदी, ठीक है। समझ आ रही है बात? कि आप बुद्धिमान है, ये चीज बताती है कि आप आपके अंदर बुद्धिमत्ता है। तो इसका संबंध किससे होगा? इसका संबंध केंद्रीय चिंतन से भी होगा, बहुआयामी चिंतन से भी होगा, और सृजनात्मकता से भी होगा। उत्तर यहाँ पे डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। हालांकि इसका आप प्रश्न का उत्तर बहुत जगह बहुआयामी चिंतन से ही लेंगे। पहले ये क्वेश्चन का आंसर यही आप सब जगह देखेंगे, बाद में इसका थोड़ा सा बदलाव देखा गया, बाद में ये चेंज है। तो ये देख लीजिएगा, उपयुक्त सभी है। ये बुद्धिमत्ता तो सभी प्रकार में देखी जाएगी, अक्लमंदी है, ये समझदारी है, तो ये किसी भी प्रकार के चिंतन में देखी जा सकती है। सोच, दृष्टिकोण व चित्त वृत्ति का संबंध व्यक्तित्व के डैश पक्ष से शारीरिक होता है। व्यक्तित्व के डैश पक्ष से होता है, सॉरी, शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, सामाजिक। बताइए क्या होगा उत्तर, फटाफट से आंसर करें। समझ में आ गया हम किसकी बात कर रहे हैं? सोच किसका आएगा? चित्त, समझ रहे हो? चित्त, चित्त का मतलब समझ आ रहा है? क्या मतलब होता है चित्त? चित्त मीन्स आपके मन का भाव, यानी आपका स्वभाव, ठीक है। वो कैसा है, वृत्ति, तो मूड कैसा है, मतलब चित्त वृत्ति कैसा है, आपके मन का भाव कह सकते हो, आपका स्वभाव कह सकते हो। तो ये, और आपकी, मतलब मन, समझ रहे हो? मन, वैसे भी मनोविज्ञान में मन दिमाग से ही समझते हैं। आपका नजरिया, आपका अभिवृद्धि, आपकी सोच, इन सब का संबंध क्या शरीर से है? नहीं। क्या भाव से है? नहीं। सोचते कहाँ से हो? दिमाग से तो सोचते हो, ठीक है। सामाजिक नहीं होगा, उत्तर होगा मानसिक। कौन सा आयाम होगा? मानसिक से संबंधित है आपका सोच, दृष्टिकोण, चित्तवृत्ति, ये सब के सब कहाँ संबंधित है? मानसिक से, ठीक है। आगे बढ़ो। व्यक्तित्व के अध्ययन की भिन्न विधि है। IBT, TAT, SCT और FAT। तो बताइए क्या होगा उत्तर? कौन सा सही लग रहा है आप लोगों को? ओके, आपने उत्तर दे दिया होगा अब तक। IBT यानी स्याही, धब्बा परीक्षण, हरमन रोशा 1921। ये एक प्रक्षेपी विधि है व्यक्तित्व की। TAT प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, ओके, ये भी आपकी एक प्रक्षेपी विधि है। SCT सेंटेंस कंप्लीट टेस्ट, ठीक है। ये भी आपका दिया हुआ है कि किसमें? प्रक्षेपी विधियों में, ठीक है। वाक्य पूर्ति, क्या कहते हैं इसे? वाक्य पूर्ति, पाइन व टेंडलर। एंड FAT ये है आपका स्वतंत्र
सहचर्य, स्वतंत्र सहचार्य परीक्षण है और ये फ्राइड का है। ये मनोविश्लेषण जो विधि है उसी का एक भाग है। ठीक है, मनोविश्लेषणात्मक जो परीक्षण किया जाता है उसमें एक स्वतंत्र सहचार्य परीक्षण है। तो FAT जो है वो आपका अलग है केवल। तो IBT, TAT और CAT ये सारे के सारे क्या है, व्यक्तित्व की विधियां हैं। और ये भी है लेकिन ये भिन्न है, तो यहाँ पर ये मनोविश्लेषण विधि के अंदर आता है। अगला, पिछड़ेपन का कारण क्या हो सकता है? अभिभावक अशिक्षा, सामाजिक रूढ़िबद्धता, प्रशासनिक असंतुलन एंड उपयुक्त सभी। विच वन इज राइट? पिछड़ा बालक किसे कहोगे आप और कौन सा इसमें सही जवाब लग रहा है, बताइए। बोलो क्या होगा उत्तर, फटाफट से उत्तर दो। वेरी गुड, उपयुक्त सभी। ठीक है, भाई अभिभावक अशिक्षा, सामाजिक रूढ़िबद्धता, प्रशासनिक असंतुलन सब पिछड़ेपन का कारण है। पिछड़ापन का मतलब होता है बच्चा क्लास में क्या होता है, पिछड़ जाता है। यानी जो अपनी ही आयु के बच्चों का जो कार्य वो स्कूल में बच्चे करते हैं उनके समान वो कार्य नहीं कर पाता, इसीलिए बच्चा पिछड़ जाता है। तो पिछड़ा का रीजन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट इज, बालकों की अवधारणाओं को बदलने का सर्वोत्तम माध्यम होगा तथ्यात्मक जानकारी देकर, बालकों को समझ को व्यक्त करने का अवसर देकर, पुनरावृत्ति से सूचना रटाकर, गलत अवधारणा पर दंड देकर। बताइए, बालक की अवधारणा को बदलने का सर्वोपयुक्त माध्यम क्या है? क्या आप उन्हें फैक्ट्स देंगे या सूचनाओं को रटाओगे या डांटेंगे, क्या करेंगे, या अवसर देंगे? तो पॉजिटिव तो समझ आ ही गया होगा इतनी देर में तो। ठीक है, देखिए उत्तर क्या है कि तथ्यात्मक जानकारी देकर नहीं, सिर्फ डाटा देने से काम नहीं चलेगा। पुनरावृत्ति से सूचना रटाकर ये भी ठीक नहीं है। गलत अवधारणा दंड देना तो एकदम गलत है। भी बालकों को समझ को व्यक्त करने का अवसर दो, पहले पता तो चले आप ठीक कैसे करोगे उसे, बदलोगे तो बाद में। पहले जानो तो सही क्या अवधारणाएं बना रखी है, उस क्या कंसेप्ट गलत बना रखा है, तो उसके लिए आप उसे उसकी समझ को व्यक्त करने का मौका दें। जब आप मौका देंगे तो फिर आप उनके कंसेप्ट को अच्छी तरीके से समझा सकते हैं, उसे बदल सकते हैं। प्रतिभाशाली बालकों के लिए सबसे अच्छा शैक्षिक कार्यक्रम, उपहार पुरस्कारों का प्रयोग, प्रत्यास्मरण द्वारा ज्ञान की प्रवीणता पर बल, चिंतन के लिए प्रेरित कर विचार प्रक्रिया में व्यस्त रहना, औपचारिक व्यवहार प्रशिक्षण द्वारा। बताओ क्या उत्तर होगा इसका? हाँ, तो क्या बेस्ट रहेगा बताओ। देखिए आप सभी जानते हैं कि पुरस्कार उपहार तो ये ऐसे भी गलत बात होती है। ठीक है, ये बाहरी प्रलोभन नहीं दिया जाना चाहिए। प्रत्यास्मरण द्वारा ज्ञान की
प्रवीणता पर बल के भी याद करो, ये रट्टाफिकेशन यांत्रिकरण तो चलेगा नहीं। औपचारिक व्यवहार परीक्षण नहीं, जरूरत नहीं है। चिंतन के लिए प्रेरित कर विभिन्न प्रक्रिया में व्यस्त रखना। आप सभी जानते हैं इनका आईक्यू लेवल बहुत हाई है, 140 प्लस बच्चे होते हैं इनका आईक्यू लेवल। तो इन्हें फिर चिंतन क्रिया के लिए प्रेरित करें, विचार क्रिया में व्यस्त रखें, ये सबसे अच्छा है। विद्यालयों में सृजनात्मकता आधारित शिक्षा हेतु निम्न में से क्या आवश्यक है? रटंत शिक्षा को प्रोत्साहन, विद्यालय प्रशासन में सुधार, मूल्यांकन प्रणाली में सुधार, उपयुक्त सभी। कौन सा ठीक लग रहा है? सृजनात्मकता आधारित है, ठीक है, क्रिएटिविटी, नया, ठीक है। तो उसमें क्या आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए? विद्यालयों में सृजनात्मकता आधारित शिक्षा हेतु निम्न में से क्या आवश्यक है? रटंत, या विद्यालय प्रशासन में सुधार, या मूल्यांकन प्रणाली में सुधार? विच वन इज राइट? बताओ क्या सही लग रहा है आप लोगों को इसका आंसर? 27 नंबर क्वेश्चन है, उसका जवाब दीजिए, आप लोगों के अकॉर्डिंग उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा मूल्यांकन प्रणाली में सुधार, क्योंकि जो मूल्यांकन प्रणाली है उसका ट्रेंड क्या होता है? परंपरागत होता है। तो जो परंपरागत मूल्यांकन प्रणाली है उसमें सुधार करना आवश्यक है, नहीं तो सृजनात्मकता का हम पोषण नहीं कर सकते हैं। तो सुधार कहाँ होना चाहिए? मूल्यांकन प्रणाली में। 28 नंबर देखिए, एक समावेशी विद्यालय, ठीक है, कौन सा है? ए, सभी शिक्षार्थियों के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है, विशेष रूप से सक्षम बालकों के लिए उपलब्ध लक्ष्य निर्धारित करता है, विशेष रूप से योग्य शिक्षार्थियों के अधिगम परिणामों को सुधारने पर बल देता है, और उपयुक्त सभी। विच वन इज राइट? कौन सा सही लग रहा है बताइए? समावेशी शिक्षा, जहाँ पे सभी बालकों को एक साथ पढ़ने का अधिकार है। बस ये एक लाइन आपको आपके उत्तर के पास पहुंचा देगी। पहुंचा रही है कि नहीं पहुंचा रही है बताइए? पहुंचा रही है ना? तो बता दीजिए क्या होगा। तो क्या ये विशेष रूप से सक्षम बालकों के लिए होगा? नहीं, ये तो नहीं होगा। विशेष रूप से योग्य विद्यार्थियों के अधिगम परिणामों को सुधारने पे बल देगा? नहीं। रीजन क्या है? सभी विद्यार्थी शामिल होंगे, उनके अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है। क्योंकि समावेशी शिक्षा में चाहे कितनी भी विभिन्नता हो बालकों में, चाहे वो मानसिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, किसी भी प्रकार से वो भिन्न व्यक्ति है, उन सभी भिन्न व्यक्तियों को एक साथ पढ़ाओ, उनके परिणामों में सुधार करो। ये बिल्कुल इसके लिए प्रतिबद्ध है ये समावेशी विद्यालय। ठीक है, शिक्षक को ध्यान देना पड़ेगा किस प्रकार से बालकों के अंदर हम सुधार कर सकते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, शिक्षार्थी तब तक नहीं सीख सकते जब तक अभिभावक सहयोग नहीं करेंगे, सामाजिक उद्देश्य अनुसार नहीं पढ़ाया जाए, ठीक है, उपयुक्त मूल्यांकन प्रक्रिया नहीं हो, वे सीखने के लिए तैयार नहीं हो। सो बताइए क्या होगा आंसर? बहुत ही सरल क्वेश्चन है, तो आंसर करें। विच वन इज राइट? कौन सा सही लग रहा है आप लोगों को बताइए आंसर? हम्म। ए, बी, सी और डी, कौन सा सही लग रहा है?
शिक्षार्थी तब तक नहीं सीख सकते जब तक कि वो सीखने के लिए तैयार नहीं होते हैं। ठीक है। सो आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि रेडीनेस जरूरी है, तत्परता जरूरी है। रेडी मीन्स मनो शारीरिक रूप से रेडी। कैसे? मनो शारीरिक, मनो शारीरिक रूप से क्या होता? रेडी। सीखने के लिए तैयार नहीं हो यानी वो रेडी नहीं। रेडी मतलब मनुशारीरिक रूप से रेडी नहीं है। तो ये दोनों तरीके से उसे रेडी होना पड़ेगा। हालांकि मुख्य रूप से वुडवर्ड कहते हैं ये मानसिक तैयारी है एक प्रकार की, कि आप रेडी होते दिमाग से, क्योंकि शरीर से तो आपको फिर भी बात दे किया जा सकता है। एक बच्चे को जबरदस्ती स्कूल आप ले जा सकते हो, लेकिन क्या आप उसे सिखा सकते हो? नहीं। जो सीखना चाहेगा तो ही सीखेगा, नहीं दिमाग में कुछ घुसाएगा ही नहीं वो अपने, है ना। घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है लेकिन पानी नहीं पिलाया जा सकता है। तो आंसर इज डी। और लास्ट क्वेश्चन देखिए, शारीरिक रूप से विकलांग बालक का उदाहरण नहीं है। बधिर बालक, मूक बालक, अंधा बालक और प्रत्यक्षीकरण असक्षम बालक। कौन सा ठीक लग रहा है बताइए? ठीक है। शारीरिक रूप से विकलांग बालक का उदाहरण नहीं है तो बहरा बालक, वाचाल जो बोल नहीं सकता, अंधा और प्रत्यक्षीकरण अक्षम बालक। कौन सा लग रहा है? फटाफट से जवाब दे दीजिए। ये तीनों के तीनों तो शाकाहारी विकलांग होंगे, लेकिन प्रत्यक्षीकरण ये एक मानसिक क्रिया होती है, इसीलिए ये क्या है? ये मानसिक विकलांगता है। क्या है? मानसिक विकलांगता। क्लियर? तो ये था हमारा डी आंसर। तो थैंक यू सो मच सभी विद्यार्थियों को बने रहने के लिए। एक बार फिर से हम थोड़ा सा अनअकैडमी के बारे में जान लेंगे, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं अभी सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड सभी एग्ज़ाम्स दोबारा होने वाले हैं एंड उसकी तैयारी हमें अभी से करनी है। तो अगर आप चाहते हैं शुरुआत से अच्छी तरीके से हम तैयारी करें तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? देखिए अच्छे से समझो इस बात को, बहुत सारे बच्चे क्या समझ नहीं पाते हैं। देखो पहली बात तो आपको फैसिलिटी कितनी है यहाँ पे, प्लस फीचर, घर बैठे टॉप एजुकेटर के द्वारा आप पढ़िए। ठीक है। देखिए लर्न लाइव फ्रॉम कंफर्ट ऑफ योर होम, घर पे पढ़ो, सबसे अच्छी बात। प्लेटफॉर्म इंडिया का बेस्ट है, पूरा सिलेबस कवर होगा, प्रिपरेशन कंप्लीट कराएंगे, डाउट क्लियर सेशन है, लाइव टेस्ट है, पीडीएफ दिया जाएगा, आंसर राइटिंग सेशन स्पेशली आरएएस के लिए, ठीक है, ये आरएएस के लिए है, ठीक है, और गाइडेंसशिप एंड मेंटरशिप। तो ये आपको सब फैसिलिटी एक ही फीचर्स में मिल रही है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखो हम फिलहाल अनअकैडमी के जिस चैनल पर है उसका नाम है लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम। हाल फिलहाल में वहां पर राजस्थान यानी आरपीएससी कैटेगरी के अंदर किसकी तैयारी करवाई जा रही है? आरएस की हो रही है, एसआई की करवा रहे हैं, पटवार की करा रहे हैं, हेडमास्टर की करा रहे हैं, वनपाल, जूनियर इंजीनियर, जेवीवीएनएल, रीट लेवल 1 एंड 2, एस्पायर इंग्लिश मीडियम कॉलेज लेक्चरर एग्जाम, इतने चल रहे हैं। अभी आपको पता है सेकंड ग्रेड आ रही है, ठीक है, फर्स्ट ग्रेड आ रही है, बहुत जल्द दोबारा रीट भी आ रही है। ये सारे के सारे यहीं ऐड हो जाएंगे। जब ये ऐड हो जाएंगे तो आपको क्या अलग अलग खरीदने हैं कि मैं आरएस का अलग लूँ, रीट का अलग लूँ? ऐसा कुछ नहीं करना। आपको आरपीएससी का सब्सक्रिप्शन लेना है। सब्सक्रिप्शन जब लेंगे तो आपको एक कोड पूछा जाएगा। ये देखो 10% डिस्काउंट है सब्सक्रिप्शन पे। कोड मेरा है किंजल10। जब आप किंजल10 को अप्लाई करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट है। अब सब्सक्रिप्शन अगर आपने ले लिया आरपीएससी का तो जितने मैंने एग्जाम दिखाए थे आपको ये वाले, सभी की क्लास में आप बैठ सकते हो, ठीक है। अब देखिए 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ,
ये सब्सक्रिप्शन है। इसमें भी कॉम्बो चल रहा है, 3 महीने फ्री 4 महीने फ्री। और ये करंट प्राइस है 1400, 3500, 5600, 7000 और 8400। आफ्टर डिस्काउंट आपको क्या मिलेगा, अगर समझ लो आप 12 महीने का लेते हो तो आपको केवल 6300 रुपये देने हैं। और अगर आप 24 महीने यानी 28 महीने हो जाएंगे, उसके लिए 7560। और उस 7560 में आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आरएस और ये जितने मैंने एग्जाम आपको दिखाए हैं, इन सब की प्लस क्लासों को आप देख सकते हो। तो बताइए इससे बेहतरीन ऑफर आपको कहाँ मिलेगा। सो फटाफट से अनअकैडमी को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। तो प्लस जल्दी लीजिए, मैंने कोर्स शुरू कर दिया है ऑलरेडी, हमारा एक टॉपिक कंप्लीट होने वाला है। सो पढ़ना है तो कंप्लीट पढ़िए, बाद में लेट करने से कोई फ़ायदा नहीं है रिकॉर्डेड क्लास देखने में। आप चाहते हो कि अच्छे से तैयारी करो, तो बस जल्दी से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए प्लस को। किंजल 10 अप्लाई करना ना भूलें, ठीक है। तो थैंक यू सो मच विद्यार्थियों।